तो बेसिकली आज के लेक्चर में साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इट्स द स्टार्ट ऑफ चैप्टर 10 और इसमें जो है वो हम सेवरल टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि आप पहले फर्स्ट कोर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉर DC voltages and DC currents, not for the phasor voltage and phasor currents. And these techniques are mentioned here. AC सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए अभी तक जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं उस टेक्निक में हमने बेसिकली सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया फेजर्स रिप्रेजेंटेशन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर हमने सर्किट को सॉल्व किया और अब हम सर्किट का जो सॉल्यूशन है वो नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस और सुपरपोजिशन और जो है डिफरेंट अदर मेथड्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा, इन मेथड से भी जो है वो इन सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स वही हैं कि पहले हमने सर्किट को ट्रांसफॉर्म करना है फेजर और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर जो है सर्किट को सॉल्व करना है, और सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो है वो हमने दोबारा उसे रिजल्ट्स को फेजर से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में लेकर आना। तो दिस इज इन फैक्ट इज द प्रोसेस दैट टाइम टू फ्रीक्वेंसी domain representation, solve the variables in frequency domain, and then we have frequency to time domain conversion. तो सबसे पहले जो है वो हम अडॉप्ट करेंगे टेक्निक नोडल एनालिसिस की। तो नोडल एनालिसिस की जो टेक्निक है उसमें मेन मेथड वही यूज होता है, फंडामेंटल मेथड किरचॉफ करंट लॉ, कि करंट entering or leaving the nodes, if we sum up all these currents, so the net result will be 0. तो ये बेसिकली हम नोडल एनालिसिस में मेथड यूज करते हैं। तो चैप्टर 9 में हमने जो है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पढ़ा था सर्किट का फॉर साइनोसॉइडल इनपुट्स बाय यूजिंग फेजर्स। तो और इन दिस चैप्टर, apart from nodal or mesh analysis, we also study the Thevenin, Norton's theorem and superposition theorems. So we apply it in the frequency domain in this course. So AC steady state analysis को understand करने के लिए जो है वो हम सबसे पहले जो है टेक्निक जो यूज करेंगे वो नोडल एनालिसिस की टेक्निक यूज करेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट गिवन है। इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास IA करंट है और IX करंट है और IC करंट है और IB करंट है। ये करंट की वैल्यूज जो हैं वो अननोन है, और इन करंट की वैल्यूज हम डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक हमें नोड वोल्टेजेस ना मिल जाए। तो इसमें आपको जो है बेसिकली जो नोड्स नजर आ रही हैं वो कितनी नोड्स हैं इस सर्किट में? हमें
4 नोड्स नजर आ रही हैं। नोड्स हमारे पास क्या होती हैं, जहां पर एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जो हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं। इट मे बी 3 और इट मे बी मोर देन 3। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक नोड ये है और एक नोड ये है और हमारे पास एक नोड ये है और हमारे पास एक नोड ये है। लेकिन ये जो नीचे नोड है इसे हम रेफरेंस नोड कहते हैं, और रेफरेंस नोड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हमारा 0 है, ये ग्राउंड है हमारी। तो ये ग्राउंड है, इसे हम रेफरेंस नोड कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस नोड की मदद से जो है हम बाकी पोटेंशियल्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, इसलिए इसको हम रेफरेंस नोड कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हाइट जो है वो आप किसी रेफरेंस से मेजर करते हैं और वो रेफरेंस जो है सी लेवल होता है। तो पोटेंशियल में आपकी जो रेफरेंस नोड है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, और उसकी मदद से जो है वो आप अदर पॉइंट्स का, अदर नोड्स का पोटेंशियल डिटरमिन करते हैं। तो ये आपकी नोड 1 है और ये आपकी नोड 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नोड 1 और 2 जो हैं वो हमारे पास गिवन है, और इनका पोटेंशियल जो है वो हम डिटरमिन करेंगे। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, इनका जो क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल है वो V1 है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल V2 है। जब हम इनका पोटेंशियल डिटरमिन करेंगे तो हम इन करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि IA है, ये अननोन करंट्स है। तो नोडल एनालिसिस में हम इनका पोटेंशियल कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नोड 1 है उसमें कौन से करंट्स एंटर और लीव हो रहे हैं। तो हमारे पास जो नोड 1 है इसमें हमारे पास this current is entering into the node. So here is one current entering into the node, and अब जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जब हम IX करंट को फाइंड आउट करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि V1 जो है वो हायर पोटेंशियल है V2 से, तो ग्रेटर देन V2। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो IX करंट है इसकी डायरेक्शन फ्रॉम V1 टू V2 है। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि एक करंट एंटर हो रहा है और 2 करंट्स जो हैं वो लीव हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि if I sum up the value of these currents, so the net is 0. Or I can say that the sum of currents entering is equal to the sum of currents leaving. ये दोनों जो हैं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स से जितना करंट एंटर होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वन इज IX एंड द अदर इज IA। ये हमारा करंट जो है वो IA है। तो अब बेसिकली हम इसी जो है वो को एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो all currents are leaving from the node, but it is not the case. So this current is entering into the node. Because this current direction is opposite, so we will take it minus 10.6 ampere. हम इसको क्या लेंगे, करंट को -10.6
6 एम्पेयर। और इस करंट को क्या लेंगे, V1 बाय V1 माइनस 0, क्योंकि जो रेफरेंस नोड है उसका करंट 0 है, और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास जो थर्ड करंट है Ix, इसको हम क्या लेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J2। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है क्या होगा कि दिस करंट, द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स, the sum of all these three currents will be 0। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि this current minus 10.6 IA current and IX current, so summing up all this will net result is 0, right? So I hope there is no confusion in it in writing this equation. Now there are two unknown variables, V1 and V2. So we have to find the value of these two variables. So for this we simplify this equation. ये J5 ओम क्यों नहीं लिखा, ये नहीं लिखना सर, V2 डिवाइडेड बाय माइनस J5 हो। V1 minus, सर ये जो ये V2 वाला नोड है, ये बेसिकली अगर आपने ये पीछे देखा हो तो हमने एज्यूम किया है कि जो V1 है वो हायर पोटेंशियल पे है, V1 जो है वो हायर पोटेंशियल पे है V2, और इस तरह जो है वो हम Ix करंट फाइंड आउट करेंगे। और Ix करंट क्या होगा कि V1 माइनस V2, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस 1 प्लस J2। ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर तीन करंट्स हैं, माइनस 10.6, और हमारे पास Ix करंट की वैल्यू, और हमारे पास IA करंट की वैल्यू। ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको सम अप करेंगे इन ऑल दीज थ्री करंट्स, और इसका जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास 0 आएगा। अब हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं V1 और V2, और इनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि 10 प्लस J20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 10 है, और हमारे पास 1 प्लस J2 है। तो इस टर्म से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सॉल्व करने के बाद दिस विल बी द आंसर दैट वी हैव V1 into 1.1 plus J2 minus V2, और 10.6 plus J 21.2। तो इसको इस फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है? इस फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट वी राइट द वेरिएबल V1 and its coefficient, and then we write the variable V2 and its coefficients, and then we write the constant term. तो ये हमने नोड 1 से निकलने वाले सब करंट्स को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ड्राइव की। अब हम जो है वो
नोड 2 का एनालिसिस करेंगे। नोड 2 का एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि नोड 2 से जो है, जब हम नोड 2 को कंसिडर करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि जो पोटेंशियल है V2 is greater than V1. So we will have the first current V2 minus V1 plus J2, right? And then so we have, this is the first current, right? Then the second current is V2 divided by minus J5, this current. So the current flowing in this direction. So this is V2 minus J5. And second is the, this is in fact is the potential source, dependent potential source, which depends on the value of the current Ix flowing between V1 and V2 node. So we will write V2 minus 20 Ix, V2 minus 20 Ix. This is the potential difference divided by the impedance or the resistance, which is 5 ohm. तो हमारे पास जो इनका सम है वो 0 आ जाएगा। तो अगेन हमें यहाँ पर जो Ix है, अगर हम Ix की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2, तो हमने Ix की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J2। तो हम क्या करेंगे कि Ix की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है वो नई इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे V1 और V2 वेरिएबल्स की फॉर्म में और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये माइनस V1 और V2 और डेट इज 0 कांस्टेंट। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन पोटेंशियल्स हैं V1 and V2 of the node 1 and 2 of the circuit, and we have two equations to find the value. One is equation 2, which one is equation 2 and the other is equation 4. So we will write this in this form, equation 2 and 4. इक्वेशन 2 और 4 को जो है वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि यू विल राइट द कोफिशिएंट्स। दिस इज द कोफिशिएंट A11, you will write the coefficient here which is -1 and you will write this coefficient which is -5 and you will write this coefficient here, and you will have the unknown variables V1 and V2. If you multiply this with this variable, you will get this equation back, and this is equal to the constant terms, which is first term and the second term of the second term from the second equation 4, right? So in that way you can find the determinant of this matrix. So so first you find the value of delta
and then you will find the value of delta 1, and then you will find the value of delta 2. Right? So these are the three values which we will find. And after finding this, we will find V1 by delta 1 by delta, and V2 by delta 2 by delta. So that is very simple. Right? So the value of delta is, in fact, you multiply these two terms and minus times multiply these two terms. So you will have this minus multiply this. So solving this, the value of delta is 1.618 at the angle of 84.32. And what about delta 1? Delta 1, you will have this equation. So for delta 1, you will have this as the first column. So instead of, you will replace the first column here for delta 1. So here you have this 10.6 plus J2.120, and the second column comes from here, and the first column comes from here. So this is delta 1. And similarly, we find the value of delta 1, and delta 1 is 70.75 at the angle of minus 13.82 degree. Sorry, it is in fact delta 1 is in fact is the product of 23.7 at the angle of 63.4 degree and 4.83 at the angle of 7.1 degree. And you will divide this by delta. So you will get this value of V1. So this is the value of V1. Similarly, you will find the value of delta 2 by replacing the second column. So you replace the second column here, and the first column remains same. So you will have this value as delta 2, and you will find the value of V2 by, so first we have delta 2, and then we have V2 by dividing delta 2 by delta, and that value of V2 is 73.24 minus 20.87 डिग्री. अब हमने जो है V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और अब हमने करंट्स जो हैं अननोन वो फाइंड आउट करने हैं. तो अननोन करंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अननोन करंट्स हमारे पास, if we have V1 is given,
तो V1 डिवाइडेड बाय 10 इज IA। तो IA की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से V1 माइनस V2 divided by 1 plus J2, you will find the value of Ix. And V2 divided by minus J5, you will find the value of IC. And the value of IB is equal to V2 minus 20 IX divided by 5. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग जो हैं वो करंट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। So these are the values of IA, IX, and then we will find the value of IB and IC. So this problem is solved. So if you have any question regarding the method, then you can ask and you can practice it when I upload the material over the Moodle. Any question up till now? नो सर। चलेंगे। आपके बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है और इसमें भी जो है वो आपने नोडल एनालिसिस लगाना है और इसमें जो है वो आपको पहले जो है इसकी वैल्यू जो है ओमेगा की फाइंड आउट करनी है और इन तमाम की जो है इम्पिडेंसेस की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है और इनकी इम्पिडेंसेस की वैल्यू लिखने के बाद आप इसकी जो है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन जो है सर्किट की ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद जो है वो आपको पता है कि इसमें नोड 1 और नोड 2 जो हैं अवेलेबल और इसमें जो है वो रेफरेंस नोड हमारे पास ये है विच इज ग्राउंड और हम जो है इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे जैसा कि हमने पहले किया। तो ये जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इस प्रॉब्लम को खुद से जो है ट्राई करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल नोडल एनालिसिस था, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो है वो इन नोड्स के अलावा जो कि हमारी रेफरेंस नोड है, एसेंशियल नोड और सिंपल नोड, अब बेसिकली होता ये है कि हमारे पास नोड्स, टू नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है जो कि डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो हम क्या करते हैं कि हम इसे सुपर नोड में कन्वर्ट कर देते हैं। सुपर नोड में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हम बेसिकली द करंट्स, the sum of currents entering or leaving the super node will be zero। तो हमारे पास जो है वो फिर हम सुपर नोड जो है के ऊपर केसीएल अप्लाई करते हैं, ना कि इंडिविजुअल नोड्स के ऊपर। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपल सर्किट था नोड V1 और V2, लेकिन इनके दरमियान जो है वो एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया है दिस वन, और इसके ऊपर जो है वो इसको हमें सुपर नोड कंसिडर करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि सुपर नोड में कौन से करंट्स एंटर और लीव करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देख रहे हैं
कि दिस करंट इज एंटरिंग टू दिस सुपर नोड। सो हमारे पास जो है ये सुपर नोड है, ये हमारे पास सुपर नोड है, और सुपर नोड में से हमारे पास जो है वो ये करंट्स जो है वो एंटर और लीव हो। तो अब हमारे पास जो है दिस करंट इज इनफैक्ट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास ये करंट जो है वो 3 आ गया, इज एंटरिंग, एंड दिस करंट इज लीविंग। सो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो V1 डिवाइडेड बाय -J3 और V2 बाय J6 इस करंट की वैल्यू, और V2 बाय 12 जो है वो इस करंट की वैल्यू। तो हम ये देखते हैं कि दिस करंट 3 which is entering into the supernode is equal to all the currents leaving the supernode। तो ये करंट्स जो हैं वो तमाम करंट्स जो हैं बेसिकली लीव कर रहे हैं। These all currents are leaving the supernode। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि V1 putting value of V1 in equation 2 we get so this is equation 2, और हमारे पास जो we will substitute the value of V1 here। तो V1 की वैल्यू is in fact is the value of the supernode, the value of the potential of the supernode so this is in fact is the value of V1। potential at this point is known, right, which is in fact is the positive potential which is the same at this point। तो V1 की वैल्यू जो है वो हम ये पुट करेंगे और इसकी मदद से जो है हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इस सुपर नोड से जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो काफी आसान हो गया, और हमारे पास जो है जो V1 की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास जो है बेसिकली द वैल्यू ऑफ V2 will be given by so the value of V2 is given by 31.41 minus 87.18 degree। right। so value of V2 find out करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि V1 की जो मॉडिफाइड वैल्यू है, इनफैक्ट हमने सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू ली थी वो हमने ली थी V2 प्लस दिस वैल्यू। so it is in fact is V2 is plus in this value। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो वैल्यू थी
वो हमने V2 प्लस 10 एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री ली थी, और अब हमारे पास जो V1 की वैल्यू है उसमें हम V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो है हम यहाँ V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है ये वोल्टेज सोर्स था जो कनेक्टेड था, तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये सुपर नोडल एनालिसिस समझ में आ गया आपको कि सुपर नोड। सर। हाँ, चलें ठीक है, इसको जो है वो ये सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जिन दो नोड्स के दरमियान जो है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम सुपर नोड में कन्वर्ट कर देंगे और केसीएल जो है वो हम सुपर नोड पे लगाएंगे, और सुपर नोड पे केसीएल लगाने के बाद हम जो है वो V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस तरह से कि बेसिकली जो V1 है वो इज इन फैक्ट is the sum of potential of this voltage source plus V2, और फिर जो है वो हम इक्वेशन में V1 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, we substitute this value of V1 into the equation, और पुट करने के बाद जो है वो हम V2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और V2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि V1 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2, और इस तरह हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैश एनालिसिस है, और मैश एनालिसिस को थोड़ा सा हम आज डिस्कस करते हैं। मैश एनालिसिस में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल बेसिकली ये है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ मैश इज इक्वल टू 0, और इसके लिए स्टेप 1 ये है कि लेबल ऑल मैश इन द सर्किट विद ए क्लॉकवाइज मैश करंट। क्लॉकवाइज हमारा क्लॉक किस तरह मूव करता है, हमारा क्लॉक की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो वो ये है इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम हर मैश का जो करंट है वो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन करेंगे, and how many equations are required। इसमें जो है वो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली हमारे पास जितने मैश हैं तो हमें हर मैश का करंट फाइंड आउट करना है। तो हमें अगर 3 मैश हैं नेटवर्क के अंदर तो हमें 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, और 3 जो है वो हमारे पास अननोन करंट्स होंगे जो कि फ्लो करेंगे उन 3 मैश के दरमियान। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर ईच मैश इन द सर्किट, voltage drop added and the voltage rise subtracted. So sum of all the voltage drops and the voltage sources are sum up and the result will be 0. So this is the way that we will apply KVL in each mesh. So then we solve the equations we have find in we will have find in step 2. तो अब हमारे पास ये सर्किट है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी
रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो इसके लिए मुझे अब मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिंपल जो है ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडक्टर के लिए जे ओमेगा एल और कैपेसिटर के लिए माइनस जे ओमेगा सी। तो ये फाइंड लगाने के बाद जो है वो आप जो है इक्वलेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इसमें जो है ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1000 थी, और जो 500 जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो है -J2 ओम, और इंडक्टर की वैल्यू जो है वो J4 ओम। तो हमने जो है ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दी, और यहाँ पर जो है हमारे पास दो मैश जो हैं वो हमारे पास बन गए हैं। एक मैश में हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I1 है, और ये हमारे पास फेजर करंट है। और इसी तरीके से एक अननोन करंट I3 I2 है, जो कि हमारे पास मैश 2 में है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। मैश 1 पे केवीएल अप्लाई करेंगे, मैश 1 पे जो है वो हम केवीएल अप्लाई करेंगे, और फिर केवीएल अप्लाई करेंगे मैश 2। तो हमारे पास मैश 1 की इक्वेशन आ गई, और हमारे पास मैश 2 की इक्वेशन आ गई। अब आपको इसमें जो है वो आपने फर्स्ट कोर्स में देखा होगा कि जब हम मैश की जो इक्वेशन लगाते हैं, तो व्हेन वी आर फाइंडिंग द वोल्टेज across this, when we are finding the voltage, when we are applying KVL across this, so it will be in this direction. We have the polarity of this is like this. So we have I1 minus I2 into J4. तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास I1 minus I2 into J4 है। बाकी जो है वो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये 3I1 है, और हमारे पास जो है दिस इज इनफैक्ट वोल्टेज इज राइज, दिस इज द वोल्टेज राइज, और दैट इज -10। ठीक है, और इन तमाम वोल्टेजेस का सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, और दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस J4 ohm impedance, or this is in fact is the voltage across the, this is the voltage source, right? तो इसको जो है सॉल्व करेंगे इस तरह कि I1 टर्म्स जो हैं वो हमारे पास सेपरेट हो जाएं, और I2 टर्म्स हमारे पास सेपरेट हो जाएं। तो इसमें 3 + J4 I1 टर्म्स और -J4 I2 टर्म्स, और हमारे पास 10 is a constant and the equation is equal to this constant 10। बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम करंट जो है वो इसमें जो है वो केवीएल अप्लाई करेंगे मैश 2 पे, और इसमें जो है वो हमारे पास J4 terms is such that the I21 current is greater than, क्योंकि अब करंट जब एंटर होगा तो इसकी पोलैरिटी ये होगी मैश 2 में। तो करंट जो है वो J4 I2 minus J4 I1। बाकी हमारे पास सिंपल है, हमारे पास जो है वो 2I1 है, 2I1 है,
और -j/i2। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 2, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से आप पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर आप डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे, और I1 और I2 की जो वैल्यू है वो डेल्टा 1 बाय डेल्टा और डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और आपके पास यहाँ पर निकल आएंगे। और फिर हम इसको जो है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। अच्छा, तो नो। बेसिक, ठीक है, थैंक यू। और बेसिकली ये है कि आप जो है वो हम ज़रा स्लो पेस में चैप्टर 10 कर रहे हैं, तो आप जो है वो जो एग्जांपल्स जो हैं स्लाइड्स पे दी गई हैं इनको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप जो है इसका क्विज देंगे, लेकिन क्विज पहले चैप्टर 9 का होगा और फिर चैप्टर 10 का होगा, और आप इन सिमिलर एग्जांपल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस।